हेलो दोस्तों, आपके अपने प्यारे से चैनल पारिक फिजिक्स एकेडमी में मैं संजय पारिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूं आपके जो कमेंट आ रहे हैं उसके ऊपर। इसके अलावा 11th, 12th और बीएससी के कोर्स हमने चालू कर रखे हैं। अगर आपको इनके अलावा कोई टॉपिक पढ़ना है, साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और दोस्तों, धीरे धीरे वेबसाइट भी हमारी डेवलप हो रही है। वेबसाइट में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सारे नोट्स मिलेंगे, साथ ही सारी बुक्स मिलेंगी, ठीक है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बहुत ही थियोरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। और ये टॉपिक हमारे 12th के एस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही जी नीट में भी देखें तो क्वेश्चंस आते हैं। और अगर ऑप्टिक्स की बात करूं मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की, तो भी ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग फिजिक्स की अगर मैं बात करूं ऑप्टिक्स की, तो भी ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और एक चीज और है कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आज का ये वीडियो देख लेंगे, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो पिक्चर आपके माइंड में बनी हुई है वो डेफिनेटली मजबूत होगी, चेंज हो जाएगी और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आएंगे। और साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न कैसे होती है, इनका ओरिजिन क्या है, इसके बारे में आपको एक चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हिंदी में इनको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, कैसे उत्पन्न होती है, इनका ओरिजिन क्या है, तो इससे रिलेटेड 3 डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा। आप में से बहुत कम लोगों ने ये पढ़ी है, ठीक है। मोस्टली लोगों ने सुनी भी नहीं होगी ये कैसे उत्पन्न होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पन्न होने की 3 प्रक्रियाएं होती हैं, 3 तरीके से उत्पन्न होती है ये। पहला, देखिए, ये परमाणु का उत्तेजित ऊर्जा स्तर होता है एक्साइटेड एनर्जी लेवल, एक्साइटेड एनर्जी लेवल, ठीक है। और ये होता है मूल ऊर्जा स्तर या ग्राउंड एनर्जी लेवल, ग्राउंड एनर्जी लेवल। ये जब हमने लेजर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था, प्लेलिस्ट में जाके लेजर के वीडियोस देख लेना, चीज समझ में आएगी। तो ये कोई भी तत्व है जिसके ऊर्जा स्तर है उत्तेजित ऊर्जा स्तर और ग्राउंड ऊर्जा स्तर, मूल ऊर्जा स्तर, ठीक है। चलिए, जनरली इलेक्ट्रॉन या परमाणु यहां पे होते हैं ग्राउंड ऊर्जा स्तर में। और जैसे इनको टेम्परेचर या एनर्जी दी जाती है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, हीट में, लाइट में, किसी भी फॉर्म में, तो ये सारे के सारे परमाणु कहां आ जाते हैं, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में, इस जगह। और यहां इनका जीवन काल होता है 10⁻⁸ सेकेंड का, ठीक है। और 10⁻⁸ सेकेंड रह करके ये फोटोन उत्सर्जित करके और पुनः कहां पे आ जाते हैं, अपने मूल ऊर्जा स्तर में। तो पहली डेफिनेशन में आपको बताऊं कि किसी तत्व के उत्तेजित ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में परमाणुओं के संक्रमण से, संक्रमण मतलब जाना, एक स्तर से दूसरे स्तर में परमाणुओं के जाने को संक्रमण या ट्रांजिशन बोलते हैं। तो किसी तत्व के उत्तेजित ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में परमाणुओं के संक्रमण से एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। पहले डेफिनेशन क्या, कि परमाणुओं में, मतलब तत्व में उत्तेजित ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में परमाणुओं के संक्रमण से एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। पहली डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन है इसकी कि मान लो ये कोई कंडक्टर है मेरा, क्या है, कंडक्टर या चालक, ठीक है। अगर इसमें मैं अल्टरनेटिंग करंट, आप जानते होंगे एसी प्रत्यावर्ती धारा I = I0 sin ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती धारा है ना, और ये ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी है।
तो चालकों में अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को हाई कर दूं, उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कर दूं, तो चालकों में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने से एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन हो गई। क्या? कि चालकों में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने से एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। और तीसरी डेफिनेशन है इसकी, ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, और थर्ड डेफिनेशन है इसकी कि मेरे पास में कोई ये गैसेस का निकाय है, गैसेस भरी हुई है इसमें, ठीक है। इसको मैंने बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया, मतलब 1000 केल्विन से ऊपर दिया, 1000, 1500, 1700, 2000 केल्विन तक टेम्परेचर दे दिया इसको मैंने। तो ये गैसेस क्या होंगी? आयनाइज्ड हो जाएगी। यहां पे मुझे पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब ये पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी, मींस ये आयनाइज्ड गैसेस जो होंगी इसमें मूव करेंगे ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन। तो तीसरी डेफिनेशन है दोस्तों कि उच्च ताप पर आयनित गैसों में आवेशों के प्रवाह से, आवेश है ना मेरे पास, धनावेश ऋणावेश, तो उच्च ताप पर आयनित गैसों में आवेशों के प्रवाह से एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो मेरे पास में अब 3 डेफिनेशन हो गई है। पहली कौन सी? कि तत्व में उत्तेजित ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में परमाणुओं के संक्रमण से, कौमा, चालकों में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने से, कौमा, उच्च ताप पर आयनित गैसों में आवेशों के प्रवाह से एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है जो निर्वात में गमन कर सकती है और जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, ऐसी तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और सबसे पहले 1864 में, 1864 में मैक्सवेल ने अपनी समीकरणें दी थी। लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन मैक्सवेल्स रिलेशंस, मैक्सवेल्स इक्वेशंस आल्सो। देयर आर 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन, 4 मैक्सवेल की समीकरणें हैं, हम जिनको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में अब आपको सिर्फ छोटा सा आइडिया दूंगा। तो 1864 में मैक्सवेल ने यह बोला कि ये जो तरंगे हैं ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिशों से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से मिलकर बनी हुई होती है। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जब पीरियोडिकली मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब पीरियोडिकली मूव करते हैं स्पेस में, और ये मूव करते हैं तो ये डिपेंड करते हैं पोजीशन और टाइम पे। तो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मूव करते हैं पीरियोडिकली स्पेस में, तो इनके मूवमेंट से विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। और हम यूं कह सकते हैं कि इन विक्षोभों के कारण तरंगे ये तरंग रूप ले लेते हैं। और ये जो तरंगे होती हैं, दैट वेव्स, ये जो तरंगे हैं ये कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। और 1885 में एक वैज्ञानिक थे, हेनरिक हर्ट्ज, जिन्होंने सबसे पहले लेबोरेटरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्राप्त की। ठीक है, और इन्होंने यह दर्शाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट ही है। क्लियर है? तो अब मेरे आसपास जितनी भी लाइट है, जो सन से मुझे मिल रही है, लाइट बल्ब से मुझे मिल रही है, कितनी भी किसी भी रूप में लाइट अगर मुझे मिल रही है, दैट लाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ में आई चीज को? और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्ट्रक्चर की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और तरंग संचरण की दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद ईच अदर। तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, और इसीलिए विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की इसीलिए होती है बिकॉज
इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन होती है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। क्लियर है चीज कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की क्यों होती है? तो मैं आपको डायग्राम बना करके शो करता हूं विद्युत चुंबकीय तरंग का, आपको अभी चीज क्लियर होगी। ठीक है, चलिए देखो, अगर मैं मानूं कि z दिशा में मेरी विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित हो रही है, z दिशा में विद्युत चुंबकीय तरंग प्रोपोगेट हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा x डायरेक्शन, ये हो गया मेरा y डायरेक्शन और ये हो गया मेरा z डायरेक्शन। अगर z डायरेक्शन में मूव हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसे प्रोपोगेट होंगे? ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया। ठीक है, कैसे? देखिए, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को मैंने x डायरेक्शन में माना है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को मैंने y डायरेक्शन में माना है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव मैंने z डायरेक्शन में मानी है। तो ये इस तरीके से ऑसिलेट होंगे। ठीक है, इस तरीके से ऑसिलेट होंगे, ये इस तरीके से होंगे मैग्नेटिक फील्ड, वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं इनको। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, और साथ ही पीरियड इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और साथ ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि ये परपेंडिकुलर होते हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसे मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत भी कहा गया। क्लियर है चीज? चलिए डायग्राम बनाइए, मैं 1 मिनट में आपको आगे बताता हूं। पॉज करके बना लीजिए डायग्राम। बना लिया डायग्राम? चलो, तो अब मैंने क्या बोला कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश, एक तो हो गया मेरा E वेक्टर, एक हो गया मेरा B वेक्टर। विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश समतलों में गति करते हैं। ठीक है, अब जिस तल में विद्युत क्षेत्र सदिश कंपन करता है, ऑसिलेट कर रहा है ना, ये एक तल है ना जिसमें ये ऑसिलेट कर रहा है, ये एक तल है ना जिसमें ऑसिलेट कर रहा है। विद्युत क्षेत्र सदिश जिस तल में कंपन करता है उस तल को मैं बोलता हूं कंपन तल। ये ध्यान देना, जिस तल में विद्युत क्षेत्र सदिश कंपन करता है उसे मैं बोलता हूं कंपन तल, और जिस तल में चुंबकीय क्षेत्र सदिश कंपन करता है उसे मैं बोलता हूं ध्रुवण तल। ठीक है, ध्रुवण तल। आई रिपीट कि जिस तल में विद्युत क्षेत्र सदिश कंपन करता है उसे मैं बोलता हूं कंपन तल, और जिस तल में चुंबकीय क्षेत्र सदिश कंपन करता है उसे मैं बोलता हूं ध्रुवण तल। दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग को जब भी हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र सदिश को महत्व देते हैं, विद्युत क्षेत्र सदिश के रूप में कैलकुलेशन की जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के रूप में कैलकुलेशन की जाती है। क्यों? इसका रीजन है कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेरी आंख में रेटिना के ऊपर प्रभाव डालती है या फोटोग्राफिक प्लेट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है वो इफेक्ट डालती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही मेरी आंख के रेटिना को या फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, इसी कारण से जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लेकर के कैलकुलेशन करता हूं। समझ में आई मेरी बात को? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं मेरी। ठीक है, अब देखते हैं पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे होता है। यहां से मैं चालू कर रहा हूं बीएससी पार्ट फर्स्ट का, जो 12th के बच्चे हैं वो यहां छोड़ सकते हैं।
बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए अब आगे चालू करते हैं, और साथ ही इंजीनियरिंग फिजिक्स के जो बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। और अगर आपके कोर्स में है 12th वाले बच्चों के तो वो भी देख सकते हैं। अब बात करता हूं मैं पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोस्तों कितने तरीके से पोलराइज्ड होती है, तो हमने पढ़ रखा है, आपने सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, 3 तरीके से पोलराइज्ड होती है, ठीक है। पहली होती है प्लेन या समतल, दूसरी होती है सर्कुलर या वृत्त ध्रुवित, ठीक है, और तीसरी होती है इलिप्टिकली या दीर्घवृत्त ध्रुवित, ठीक है। ये तीनों हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए बात करता हूं मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन की, ठीक है। तो जेड दिशा में संचरित, अगर मैं मानूं मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो जेड दिशा में संचरित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इक्वेशन होती है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन में काम मिलेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है E इज इक्वल टू E नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ I के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये जेड दिशा में संचरित मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन है, जिसमें ये जो E है ये इसका एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना अपन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम आयाम, इसका अधिकतम विस्थापन जो है वो आयाम कहलाता है। तो ये इसका एम्पलीट्यूड है और ये इसकी फेज चेंजेस हैं, ठीक है। इनिशियल और फाइनल जो फेज है उसमें डिफरेंस है, और ये इसका टाइप ऑफ वेव है, किस तरीके की वेव है ये, एक्सपोनेंशियली वेव है ये, ठीक है। अब ये एम्पलीट्यूड जो है ये इमेजिनरी भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, मैंने ये बोला कि जो तरंग संचरण की दिशा है उसके लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो ये तल में कंपन करता है। अब अगर मैंने जेड दिशा में मेरी तरंग संचरण माना है, जेड दिशा में, ध्यान देना, मैंने जेड दिशा में तरंग संचरण माना है अगर, तो मेरा विद्युत क्षेत्र कौन से तल में कंपन करेगा, एक्स वाई तल में। तो विद्युत क्षेत्र के केवल 2 ही घटक होंगे, एक्स और वाई। तो विद्युत क्षेत्र के 2 घटक होंगे, तो मैं विद्युत क्षेत्र के घटकों को या आयाम को, ये मेरा सम्मिश्र हो सकता है, सम्मिश्र होगा तो मैं बाद में दिखाऊंगा कैसा होगा, लेकिन फिलहाल इस आयाम के 2 घटक होंगे, कौन कौन से, एक्स नॉट ई 1 और वाई नॉट वाई कैप ई 2, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। भाई जो विद्युत क्षेत्र का घटक है, आयाम है, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्स वाई तल में मूव करेगा क्योंकि तरंग संचरण की दिशा मेरी जेड है। अच्छा, अब ये सम्मिश्र हो सकता है, तो सम्मिश्र हो सकता है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और कला गुणक फेज फैक्टर भी होगा। अगर मेरा जो विद्युत क्षेत्र सदिश है ये सम्मिश्र है, आयाम सम्मिश्र है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और कला फैक्टर भी होगा। मैग्नीट्यूड तो होगा रियल पार्ट, कला फैक्टर होगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो E1 को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड और फेज फैक्टर के रूप में, तो E1 हो जाएगा मेरा E1 नॉट e की पावर आयोटा अल्फा 1। अब ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, ये तो हो गया रियल पार्ट, और ये हो गया इसका कला वाला पार्ट, ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। समझ गए? ऐसे ही मैं E2 को लिख सकता हूं, तो ये हो गया E2 मेरा E2 0 e की पावर आयोटा अल्फा 2, ठीक है। इस इक्वेशन को दे दिया मैंने 3rd नंबर। ये इसका हो गया परिमाण, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये हो गया इसका फेज फैक्टर, कला वाला पार्ट, फेज फैक्टर, कला गुणक, ये हो गया इसका परिमाण, ये हो गया इसका कला गुणक, ठीक है।
इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की वैल्यू मैं यहां रखता हूं इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट E वेक्टर इज इक्वल टू, वैल्यू रख देते हैं अपन, तो E वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स कैप E1 नॉट ई की पावर आयोटा अल्फा 1 प्लस वाई कैप E2 नॉट ई की पावर आयोटा अल्फा 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा केजेड माइनस ओमेगा टी। ये आपकी 4th नंबर की इक्वेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और ये डिफाइन करती है, इस इक्वेशन से हम निकालेंगे कि जो मेरी 3 तरीके की पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो कैसे आती हैं, अलग अलग उनके ऊपर लिमिटेशंस, अलग अलग उनके ऊपर कंडीशंस अप्लाई करके। ठीक है, तो चीज आप समझे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी मेरी, ठीक है, वो एम्पलीट्यूड था उसका, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता था, और वो एक्स वाई तल में मूव करेगी, तो उसके कॉम्प्लेक्स मैंने एम्पलीट्यूड को रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखा और इस इक्वेशन को ले लिया। नाउ अब इक्वेशन 4 जो है मेरी, वो 4th इक्वेशन है, उससे मैं देखूंगा कि मेरी जो लाइट होती है, जो मेरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, जो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है, जो इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट है, वो किस तरीके से डिफाइन होती है। चलिए, तो 4th इक्वेशन मैं निकालता हूं, पॉज करके आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं इसको। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 4 थी वो थी E वेक्टर इज इक्वल टू एक्स कैप E1 नॉट ई की पावर आयोटा अल्फा 1 प्लस वाई कैप E2 नॉट ई की पावर आयोटा अल्फा 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा केजेड माइनस ओमेगा टी। और इस इक्वेशन नंबर 4 से मैं देखूंगा कि मेरे पास कितने तरीके की वेव्स होती हैं। तो पहली आती है प्लेन पोलराइज्ड वेव, प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसके लिए कंडीशन होती है दोस्तों, आपको दिख तो है या थोड़ा बड़ा लिखूं? चलिए, हाँ, तो थोड़ा सा बड़ा लिख दूंगा। प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कंडीशन होती है कि यदि E1 नॉट और E2 नॉट समान कला में हो, समान फेज में हो, दोनों की फेज सेम हो, या इनमें जो कलांतर है, इनमें जो कलांतर है वो पाई के पूर्ण गुणकों के रूप में हो। कैसे? मतलब अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 जो है ये मेरा प्लस माइनस एम पाई हो, और एम की जो वैल्यू है ये 0, 1, 2 डैश 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 हो। ये अगर कंडीशन है तो मेरी जो लाइट होगी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। यहां से अपन निकाल देते हैं अल्फा 2 इज इक्वल टू एम पाई माइनस अल्फा 1, मतलब इधर जाएगा तो सॉरी ये अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इधर जाएगा तो ये प्लस 1 हो गया, ठीक है, ये प्लस माइनस एम पाई है मेरा। चलिए, अब ये जो अल्फा 2 की वैल्यू है ये इस इक्वेशन में रख के मैं सॉल्व करता हूं। कैसे करेंगे अपन? देखो, E वेक्टर इज इक्वल टू एक्स कैप E1 नॉट ई की पावर आयोटा अल्फा 1 प्लस वाई कैप E2 नॉट। अब ये वैल्यू अल्फा 2 की मैं यहां रखता हूं, इस जगह, तो E की पावर आयोटा अल्फा 2 की जगह आ जाएगा E की पावर आयोटा प्लस माइनस एम पाई प्लस अल्फा 1, तो E की पावर आयोटा अल्फा 1 इस तरीके से लिख सकता हूं मैं इस इक्वेशन को। और ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये मेरी एक्स माइनस ओमेगा टी, ये मेरी है। चलो, तो अब देखो ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी एक्स कैप E1 नॉट, ये E की पावर आयोटा अल्फा 1 और ये E की पावर आयोटा अल्फा 1 कॉमन ले लेता हूं, ये भी मेरा E की पावर आयोटा केजेड माइनस ओमेगा टी है, ये भी एक्सपोनेंशियल टर्म, ये भी एक्सपोनेंशियल टर्म, ये भी एक्सपोनेंशियल टर्म, तो एक्सपोनेंशियल टर्म जुड़ जाएगी, तो ये मेरी बाहर आ जाएगी, प्लस वाई कैप E2 0 E की पावर प्लस माइनस आयोटा एम पाई, इसके बारे में अभी बताता हूं आपको, 1 मिनट। तो ये हो जाएगा E की पावर आयोटा केजेड माइनस ओमेगा टी E की पावर आयोटा अल्फा 1, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा एक्स कैप
E1 नॉट प्लस वाई कैप E2 नॉट ई की पावर प्लस माइनस आयोटा एम पाई ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। ठीक है, और रही बात इस टर्म की, तो देखो आपके पास में फॉर्मूला होता है कि ई की पावर आयोटा एम पाई को अपन लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला होता है ये, और थीटा की जगह एम पाई रख दूं अगर मैं, तो ई की पावर एम पाई बराबर cos ऑफ एम पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ एम पाई। अब दोस्तों ये देखो पूर्ण गुणकों के रूप में है और m की वैल्यू 0 1 2 3 है, तो m की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं, m बराबर 0, तो e की पावर आयोटा m पाई की जो वैल्यू होगी ये cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 मतलब 1 होगी। ठीक है, तो यहां पे ये वैल्यू जो होगी मेरी m के पूर्ण गुणकों के लिए 1 हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी 1 हो जाएगी। तो ये मेरी इक्वेशन आई आपके पास में नंबर 5। E बराबर एक्स कैप E1 नॉट प्लस वाई कैप E2 नॉट ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो आपको यह दिखेगा कि यहां पे आयाम और कला दोनों सेम है। पहली बात क्या क्या सेम है? एम्पलीट्यूड और फेज, आयाम और कला दोनों सेम है। और आयाम और कला अगर दोनों सेम है और ई बी के परपेंडिकुलर है जैसा कि रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो दोस्तों फील्ड समझना इसकी कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की आयाम और कला दोनों सेम है, मतलब आयाम भी उतना ही है, ठीक है, और कला भी वही है, सेम है, और बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ई हमेशा एक प्लेन में गति करेगा, और प्लेन में गति करेगा इस कारण से इस वेव को क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड वेव। चीज समझ गए? समझ गए ना? एक चीज और बताता हूं, ये ध्यान देना, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है। इसी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बोल दिया आपने। अब यदि मैं ई का जो है वो एक्स जेड प्लेन में गति हो रही है, एक्स जेड प्लेन में गति हो रही है ई की, ठीक है, ई का केवल एक ही घटक है मेरे पास में ना, E1 और E2 में से सिर्फ एक ही घटक है, ई घटक मान लिया मैंने, तो उसकी गति एक्स जेड में हो रही है। तो ये दो प्रकार से होगी। पहली होती है ऊर्ध्व ध्रुवित और दूसरी होती है क्षैतिज ध्रुवित। कैसे होती है बताता हूं अभी, ठीक है। पहली बात करते हैं ई की, कि जब ई एक्स जेड प्लेन में मूव कर रहा है और इसकी गति ऊर्ध्व ध्रुवित है, तो देखो ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया, ठीक है। अब ई जो है वो इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है, या फिर इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। एक्स जेड प्लेन में तो गति हो रही है ना ई की, तो ये ऊर्ध्व ध्रुवित। तो अगर मैं इसको सिंपल जेड एक्सिस के केस में दर्शाना चाहूं तो इसको मैं इस तरीके से शो कर सकता हूं। यह है मेरा ऊर्ध्व ध्रुवित प्रकाश, समझे बच्चों। और दूसरी चीज अगर मैं देखूं, अगर यही मेरा y डायरेक्शन में हो, मतलब E अगर मेरा x दिशा में है तो इस तरीके से गति होगी, और E अगर मेरा y दिशा में है, B मेरा x दिशा में है, तो उसकी जो गति होगी वो इस तरीके से होगी। ये मेरी y डायरेक्शन हो गई, ये मेरी z डायरेक्शन हो गई, और इसका मूवमेंट होगा इस तरीके से, इसके पैरेलल में, ठीक है, इसके पैरेलल में। तो अब इसको कैसे प्रदर्शित करूं? तो इसको सिंपल लाइन में डॉट दर्शा के प्रदर्शित करता हूं, ठीक है। ये मेरा एक्स जेड प्लेन में गति है, ये मेरी वाई जेड प्लेन में गति है। अगर मैं इसको आपको पेन से दर्शाना चाहूं तो देखो, इस वाले केस में अगर ये ई है और ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, तो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन हो गई मेरी जेड डायरेक्शन, और ई इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। तो ये आपको दिख रहा है, इस तरीके से ऑसिलेट होता होगा, ठीक है। लेकिन अगर वाई डायरेक्शन में है तो ये
ये जो z डायरेक्शन है ये तो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन हो गई, और ये y डायरेक्शन इस तरीके से, तो ये इस तरीके से मूव करेगा हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये तो कहलाता है मेरा वर्टिकली और ये कहलाता है मेरा हॉरिजॉन्टली। ये तो कहलाता है मेरा ऊर्ध्व ध्रुवित प्रकाश और ये कहलाता है मेरा क्षैतिज ध्रुवित प्रकाश। क्षैतिज ध्रुवित प्रकाश में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्षैतिज गति करेगा और ऊर्ध्व ध्रुवित में इस तरीके से मूव करेगा। चीज समझ गए? और अगर मैं बात करूं अध्रुवित प्रकाश की, कि अगर आपके पास में अध्रुवित प्रकाश है तो इन दोनों को मिक्स अगर अपन कर दें तो इस तरीके से प्रदर्शित होता है अध्रुवित प्रकाश। आपने भी देखा होगा। ठीक है, अध्रुवित प्रकाश को ऊर्ध्व ध्रुवित और क्षैतिज ध्रुवित मिक्स के रूप में इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है अध्रुवित प्रकाश को। समझ में आई? तो ये आपका समतल ध्रुवित प्रकाश है। फटाफट पॉज करके नोट करो, नेक्स्ट पढ़ते हैं उसके बाद में वृत्त ध्रुवित प्रकाश। हाँ तो बच्चों उतार लिया। अब बात करेंगे अपन दूसरे वृत्त ध्रुवित प्रकाश और दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश की। ये वीडियो ऑलमोस्ट आधे घंटे का हो चुका है, तो अगले वीडियो में मैं वृत्त ध्रुवित प्रकाश और दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश दोनों के बारे में बताऊंगा। अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।